नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के लगातार हम आपको अलग-अलग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सारी चीजें करा रहे हैं। उसी क्रम में फेज 2 को जो आपका पेपर हुआ था, मतलब इससे पहले वाला जो पीआरटी का पेपर हुआ था, उसको लेकर के सॉल्यूशन का पहला पार्ट हम करा चुके हैं। 14 दिसंबर 2023 को ये पेपर हुआ था पीआरटी का। तो इसमें जो पहला पोर्शन था अहर्ता परीक्षा वाला, जिसमें आपके टोटल 30 प्रश्न आते हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो हम करा चुके हैं। यदि नहीं देखा हो, साइड माई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का 14 दिसंबर 2023 पीआरटी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। दो पोर्शन कौन कौन से, एक तो मैथ पोर्शन हम आपको यहाँ पर कराएंगे और दूसरा आपका रीजनिंग पोर्शन हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो स्टार्ट हम रीजनिंग से कर रहे हैं, उसके बाद मैथ की बात भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न 135 से ही आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 135 प्रश्न आपसे है कि एक सार्थक क्रम में इनको आपको व्यवस्थित करना है। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय और निर्णय। अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहले ऑप्शन में ध्यान दीजिए, दंड, पुलिस, अपराध, न्याय और निर्णय। यहाँ पर आपको अपराध सबसे पहले देखने को मिलेगा कि कोई अपराध होता है, उस अपराध के बाद क्या आता है, पुलिस आती है। ठीक, उस पुलिस के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी तो कोई निर्णय लेगी, यानी यहाँ पर अगला निर्णय है। क्या निर्णय से पहले न्याय आएगा, तो आ सकता है। तो आप देखेंगे अपराध जो है वो सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, अपराध के बाद पुलिस, तो ये आपका कंफर्म है कि दूसरे नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो न्याय और निर्णय में अपराध होने के बाद पुलिस आएगी और पुलिस आने के बाद जो है वो निर्णय लेगी या न्याय लेगी, तो आप कहेंगे वो पहले न्याय करेगी और न्याय तीसरे नंबर पे आने के बाद फिर निर्णय करेगी। तो आपका ये जो पांचवा नंबर है ये चौथे नंबर पे आएगा और निर्णय के बाद जो है वो लास्ट में आपका दंड जो है वो होता है। इस चीज को ऐसे भी समझिए कि कोई अपराध हुआ, अपराध के बाद पुलिस आई, पुलिस ने जो भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जो भी जिसके खिलाफ कोई प्रकार का अपराध हो रहा है ना, तो उसको वो न्याय दिलाएगी। अब जब न्याय दिलाएंगे उसके बाद कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में वहां पर एक कोई निर्णय होता है और निर्णय के बाद आपका फिर दंड जो कोर्ट तय करती वो दिया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं, 3 2 4 5 1, ये आपका सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा। अगला है शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों में कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मायोपिक बनाया जा सकता है, एम यहाँ पर है, वाई भी है, ओ भी है, पी भी है, आई भी है और आपका सी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। इम्प्लीसेट देखेंगे, आई, एम, पी, एल आपका भी है, आई भी है, सी भी है, आई भी है और टी भी है, बनाया जा सकता है। टाइटल देखिए, टी आई और एक और बार टी है, एल भी है और आपका ई देखिए, ई नहीं है यहाँ पर कहीं भी। तो जो ई आप देख रहे हैं ये नहीं आ रहा है, यानी कि टाइटल शब्द इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ई इसमें नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 137 कि रमेश जो है वो मोहित से लंबा है। ठीक है, तो जो लिखा है उसी क्रम में आप लिखते जाइए। रमेश आपका मोहित से लंबा है, मोहित नीचे आप रखिए, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। यहाँ पर रमेश को आर ए एम कर देते हैं, तो रमेश मोहित से लंबा है, रमेश, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं, मतलब राजीव इससे भी ज्यादा लंबा है, तो राजीव सबसे ऊपर आ गया। फिर कमलेश श्याम से लंबा है, तो कमलेश को हम कहीं रख देते हैं और ये श्याम से लंबा है, मतलब श्याम इसके नीचे आएगा। परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, मतलब मोहित के दोनों नीचे आएंगे, ये कंफर्म है। यहाँ पर आपका कमलेश आएगा और कमलेश के बाद आपका यहाँ पर सबसे श्याम आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ऊपर राजीव आप देख रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, राजीव आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टी जो है उसको 33 लिखा जाता है और ईट को 67, एट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए टी जो लिखा है, टी की प्लेस वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या होती है। तो एबीसीडी में टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आपका जो है ये टी आता है। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पर आपका ई आता है और ए कौन से नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे आता है। ठीक, जितनी भी प्लेस वैल्यू है इनको आप क्रम से गुणा करते हुए चलिए 1 2 3 से, यानी 20 को आप क्या करिए 1 से गुणा कीजिए, तो क्या आएगा, 20 आएगा।
5 को आप 2 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा 10 आएगा, और 1 को आप क्या करिए 3 से गुणा कीजिए, आपका क्या आएगा 3 आएगा। अब इनको आप आपस में जोड़ दीजिए, तो 20 10 30 और 3 33, तो इस तरीके से 33 आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेम यही चीज ईट में भी आप चेक कर लेंगे, आपसे प्रश्न में ऐट पूछा गया है। ए हम क्या करते हैं दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस कर पाए आप। तो ए टी ई ऐट जो है वो पूछा गया है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, टी कौन से नंबर पे आता है ई जे ओ टी यानी 20 नंबर पे ये भी आता है, और ई जो होता है वो 5वें नंबर पे आता है। अब जो भी प्लेस वैल्यू है वो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे 1 2 3 से, इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, और 5 जो है इसको 3 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 40 आएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। जोड़ दीजिए 40 50 55 और 1 56, यानी आंसर यहाँ पर क्या निकल करके आ गया 56, या ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार इनमें से कौन है जो कि कागज से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर पता है कि जो बालू है उसमें आपको कांच के महीन महीन कण टाइप्स के दिखाई देते हैं ना, तो आप कहेंगे बालू से कांच मिलती है, उसी प्रकार कागज किससे मिलता है, क्या दर्पण से मिलता है, नहीं मिलता है। क्या कागज पत्थर से मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। खिड़की से मिलेगा, नहीं। तो आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 139 के बाद पेपर में, इसमें आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, और हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन ना देख करके हिंदी वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो ये 140 प्रश्न है। 140 प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिसमें प्रयुक्त संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। 65 56 9 83 38 7 71 17 और क्वेश्चन मार्क, और नीचे 8 6 3 ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सोचिए कि 65 से 56 से 9 कैसे बनाया जा सकता है। कोई भी आंसर यहाँ पर मेरे बताने से पहले खुद का दिमाग लगाइएगा। अगर आप नहीं लगा रहे हैं खुद का दिमाग तो रीजनिंग आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपको आ गया, आपको लगता है पेपर में कर ले जाएंगे। खुद से सोचिए उसके बाद यहाँ देखिएगा। तो 65 से 56 से 9 कैसे बनाया जा सकता है, तो 65 और 56 में डिवाइड कर दीजिए सीधे सीधे। 65 को 56 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल आप देखिए कितना बचेगा, एक बार में चला जाएगा, तो शेषफल यहाँ पर 9 बचेगा। ये जो 9 है ये क्या है, ये शेषफल है डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ देखिए तो 83 को अगर आप 38 से जो है वो डिवाइड करें तो 38 एकन्नम जाएगा, फिर 38 दुना जाएगा, तो 38 दुना जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 7 जो है वो शेषफल बचेगा। समझ रहे हैं ना, दो डिवाइड करना है। सेम चीज 71 को 17 से भी करेंगे, तो 71 बटे में आपका 17, तो 17 दुना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 होता है। अगर आप इसे काटेंगे 17 एकन्नम 17, 17 चौके 68 जो है आपका होता है। अब 68 तो होता है पर यहाँ 68 और 71 में कितने का डिफरेंस है, तो 69 70 71, 3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि आप क्या कहेंगे, इसको हटा देते हैं वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे 3 जो है आपका बच रहा है शेषफल, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन कौन से में दे रखा है, आपका ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर दे रखा है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्रों में कुल कितने आयत हैं। अब देखिए आयत कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जितने ब्लॉक दे रखे हैं इसी में आपको क्या करना है नंबरिंग कर लेनी है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ये नंबरिंग करने से क्या होगा, आपको ब्लॉक यहाँ पर कोई भी गिनना हो वो आसानी से गिन लेंगे। देखिए ट्रिक भी होती है, ऐसा नहीं है कि बिना ट्रिक के ही होता है, ट्रिक भी होती है पर मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ बिना कोई ट्रिक के। तो 1 2 3 4 5 6 तो आपके टोटल यही आयत हो गए। ये आयत है वर्ग नहीं है, देखिए इनकी जो लंबाई है और चौड़ाई है उसमें अंतर है, तो 6 तो टोटल यही हो गए। अब 1 और 2 को अगर मिला देंगे, आपको ऐसे लिखते हुए चलना है, जैसे 1 4 को मिला दीजिए 1,4 तो एक ये आयत हो गया, इसको मिला करके ऐसे लंबा लंबा है ना ये एक आयत, इस प्रकार से। इसी प्रकार 2 और 5 को मिला देंगे तो एक आयत ये हो जाएगा, 3 और 6 को मिला देंगे तो ये आपका एक आयत बन जाएगा। इसी प्रकार 4 और 5 को मिला देंगे तो ये आपका एक आयत बन जाएगा। 2 और 3 को मिला देंगे, नहीं 1 2 को भी तो मिला, ऊपर नीचे भी मिलाते चलिए ना, 1 और 2 को मिला देंगे तो ये एक आपका आयत बन जाएगा। और देखिए ये 1 2 वाला बन गया, 4 5 बन गया, ऐसे इधर वाले भी बन जाएंगे। 2 और 3 को मिला दीजिए तो एक आयत ये बन जाएगा, और 5 और 6 को मिला दीजिए तो एक आयत ये बन जाएगा।
लगभग 2-2 को मिला करके जितने बन सकते हैं वो लिख लिए। अब देखिए 4-4 को मिला करके तो 1, 2 और उसके अलावा 4, 5 नीचे वाले दोनों मिला देंगे तो 1 यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 1, 2 और 4 और 5 इसको मिला देंगे तो ये एक आयत बन जाएगा। ऐसे 2, 3, 5, 6 को भी मिला दीजिए 2, 3, 5, 6 तो ये आपका एक आयत बन जाएगा। और अब 2-2 को मिला करके क्या कोई और बन रहा है? नहीं बन रहा है पर 1, 2, 3-3 को मिला करके तो बन रहा है 1, 2, 3 एक आयत है। 1, 2, 3 एक आयत है और 4, 5, 6 वाला भी तो एक आयत है तो 4, 5, 6 वाला भी एक आयत है। ये भी आयत है, ये भी आयत है। और देखिए हमने 2 डिजिट वाले बना दिए, 3 डिजिट बना लिए, 4 डिजिट भी बना लिए। क्या इससे और ऊपर बनेगा? तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा भी तो एक ये आयत है। तो आप क्या कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा भी आयत है। क्या और भी करने हैं? इनको आप गिन लीजिए। 6 तो यही हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 18 यहाँ पर आयत जो है आपके बनेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इतना सबको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है पर जब आप खुद से करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। अगला देखते हैं 141 के बाद प्रश्न नंबर 142। 142 कह रहा है 6 और 7 के मध्य जो घड़ी है उसमें घड़ी की 2 सुइयों एक साथ जो है वो होंगी। तो कितने बजे होंगी? देखिए इस प्रश्न को करने का आसान तरीका। आपको क्या करना है घड़ी में 6 और 7 जो टाइमिंग देख रहे हैं ना इसमें बजा लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये घड़ी हो गई। अब यहाँ पर जब 6 बजेगा तो नीचे ही तो आपकी घंटे वाली सुई होगी और 6 और यहाँ पर आपका 7 होगा। तो आपको ये देखना है 6 और 7 के बीच में जो पहले नंबर टाइम पूछा गया है 6 बजे, यहाँ पर कितने मिनट हो गए हैं? तो जो घड़ी चलती है तो यहाँ से 5 मिनट हो जाता है, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यहाँ तक कितनी चली? तो टोटल 30 मिनट जो है वो चली। कोई समस्या नहीं होगी। 6 और 7 में जो पहला नंबर आ रहा है, जैसे 6 यहाँ पहले नंबर आ रहा है, तो आपको ये देख लेना है यहाँ पर घड़ी कितने मिनट चल चुकी है, तो 30 मिनट चल चुकी है और जितने मिनट चल चुकी है उसको 12/11 से गुणा कर दीजिए। बस, कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर आ जाएगा। तो 12/11 से गुणा करेंगे, 30 को 12 से गुणा करेंगे, तो 12 तियाँ क्या होता है? 36 होता है, यानी 360 आएगा। तो 360 बटे में आपका जो है वो 11। अब 11 से काटिए 36 को, तो 11 तियाँ 33 होता है। देखिए काटते हैं 11 का नाम 11, 11 तियाँ 33 होता है। 3 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा उधर जा करके, यानी 11 दूना 22 होगा। 22 यानी 8 बचा, 8 उधर और जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, नहीं 8 बार में जाएगा। तो आपका 8/11 वाला आंसर जो देख रहे हैं, 32 जो शेषफल बचेगा ना 8 बचेगा ना, आपका 32 सही 8/11 ये आप सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितना शेषफल बचता है वही आप ऊपर लिख देते हैं और बटे में 11 आपका है ही है, 32 बार में गया तो 32 यहाँ रहता है। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? अगर मैं आपसे यही चीज़ कह दूँ कि 8 से 9 बजे के बीच में कितना घड़ी की सुइयाँ एक साथ कब होंगी? तो 8 से 9 का मतलब 8 बजे आपको ये देख लेना है कि 8 बजे वाली टाइम में कितना मिनट चला है। 8 और 9 मतलब 8 में 20 मिनट चल जाता है कि 40 मिनट चल जाता है, तो आप कहेंगे 40 मिनट चली जाती है मिनट वाली सुई। तो 40 गुणे गुणे 12/11 हो जाएगा। मतलब जितने मिनट वो चल जाती है, उसी के हिसाब से 12/11 से गुणा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 स्टार 7 बराबर 32 है, 13 गुणे 7 120 है, 17 गुणे 9 208 है, 19 गुणे 11 क्या होगा? तो यहाँ पर 9 और 7 को देखिए 32 तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? तो 9 का आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 81 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? तो 49 होता है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो ये होगा 32 के बराबर जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको केवल क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है। ऐसे 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? तो 149, 7 का स्क्वायर 49 होता है और इनको अगर घटाएँगे तो आपका क्या आ जाएगा? 120 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही कर लीजिए। तो 19 जो है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 19 का स्क्वायर होता है, देखिए 20 का 400 होता है, 19 का 361 होता है, तो 361 यहाँ लिख दिया। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ पर हमने 121 लिख दिया, दोनों को घटा दिया, दोनों को घटाने पे क्या आएगा? 1 में 1 घटाएँगे 0, 6 में 2 घटाएँगे 4 और 3 में 1 घटाएँगे 2, 240 आपका आंसर आ जाएगा जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या आपको बताना है कौन सी होगी। यहाँ 5 है, फिर 17 है, 37 है, 65 है, इस तरीके से। 5 से 17 तक कैसे जाएँगे? 3 से गुणा करिए, 15 होगा और 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। 17 दूना है, तो यहाँ 37 तक नहीं जा रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। अब डिफरेंस देखिए, 5 और 17 में कितने का डिफरेंस है? तो 12 का जो है वो डिफरेंस है।
12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 और 37 में कितने का डिफरेंस है? तो 20 का डिफरेंस है। 37 और 65 में कितने का डिफरेंस है? तो 3 इधर 5 उधर, यानी 28 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देखिए 12, 20, 8 मतलब कितना कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डबल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए। देखिए यहाँ 12 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 20 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। यानी अगला नंबर जो होगा वो 8 जोड़ करके ही तो आएगा। यानी आप 20 में इसमें जो वैल्यू दे रखी है 28 में 8 उसमें जोड़ दीजिए, तो 28 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर आपका अगला नंबर क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए। यानी इस 65 में इस 36 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? तो 65 में अगर 36 को आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 101, क्योंकि 6 5 11 और एक ऊपर हासिल लगा 6 7 8 9 और 10 आपका 101 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा 101 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 101 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर डबल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर देखिए और भी आप देख लीजिएगा, अगर कोई आपका यहाँ पर लग रहा हो, मतलब एक ही रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि एक से अधिक लॉजिक लग जाते हैं, तो अगर आपको कोई और लॉजिक मिले तो वो भी आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। जैसे एक लॉजिक यहाँ देखेंगे तो 17 है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, एक जोड़ेंगे 37 आ जाएगा। यहाँ 64 है, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, एक जोड़ेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कितना का था? 4 का था। यहाँ पर कितने का था? 6 का था। यहाँ पर कितने का था? 8 का था। तो अगला कितने का आना चाहिए? 10 का। और 10 का स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 101 आ जाएगा। तो यहाँ 101 लिखा हुआ है। देखिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100, उसमें 1 जोड़ेंगे 101 आ जाएगा। 10 के बाद यहाँ पर अगला क्या आना चाहिए था? 12 आना चाहिए था। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है और 144 में 1 जोड़ेंगे 145 लिखा हुआ है। आपके सामने मैंने देखिए इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का एक और तरीका बता दिया। तो मैंने क्या कहा, रीजनिंग ऐसी चीज है कि एक ही प्रश्न के हजार तरीके हो सकते हैं, बस आपके सोचने की वो क्षमता डेवलप होनी चाहिए, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ये भी तरीका अच्छा है जो स्क्वायर करके आप एक एक जोड़ते चले जाएं, या तो डबल डिफरेंस निकाल लें। तरीके दोनों जो है आपके सही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। कोशिश हम हर तरीके से कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस कराते रहें, हर चीज़ कराते रहें, ताकि आप पेपर के लिए, पेपर की तारीख से पहले तैयार रहें। बस थोड़ा-सा मोटिवेशन हमको देते रहिएगा कि लाइक और शेयर करके, ताकि हम भी ढेर सारी मेहनत आपके लिए कर पाएँ। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि उस समूह के शब्द को चुनिए जो कम से कम मेल खाता हो। गुलाब, गेंदे का फूल, कमल, इस तरीके से। तो देखिए गुलाब है, गेंदे का फूल है, अलग है, कमल ही अलग है यहाँ पर, क्योंकि कमल आपको पता है कीचड़ में उगता है, बाकी तो सब नॉर्मल गमले वगैरह में रहते हैं, तो वो तो आप आसानी से छाँट ले जाएँगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए जेड है। देखिए ए से जी में देखिए सबसे पहले कितने का डिफरेंस है, तो बी सी डी ई एफ जी 6 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखिए जी और एम में 6 का डिफरेंस है, जी एच आई जे के एल एम, तो बिल्कुल ए से जी में 6 का डिफरेंस है, प्लस हो रहा है। जी से एम में 6 का डिफरेंस है, प्लस हो रहा है। आगे भी 6 का ही डिफरेंस होगा। एम में 6 जोड़ दीजिए, तो एम में 6 जोड़ेंगे तो एन ओ पी क्यू आर एस एस आ जाएगा। एस वाला देखिए अकेला यही ऑप्शन है, परंतु क्या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी तो हो सकता है, तो आपको ये दूसरा भी पता होना चाहिए। ये कैसे आया? तो ए का अपोजिट होता है जेड। ए का अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं? ए पहले पे आता है तो जेड सबसे लास्ट में आता है। ऐसे जी का अपोजिट टी होता है, जी टी रोड ट्रिक होती है। इसी प्रकार एम का अपोजिट एन होता है, इसी प्रकार एस का अपोजिट जेड होता एच होता है। क्योंकि टोटल लेटर 26 होते हैं, इसका टोटल डिवाइड करते हैं तो 13-13 आते हैं। तो 13 जो इधर साइड होते हैं, 13 उधर साइड होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वही आपका यहाँ पर जो है वो बात की गई। तो एस एच आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है किसी निश्चित कोड भाषा में रिमोट को ये लिखा जाता है, स्लोली को क्या लिखा जाएगा? अब आपको देख लेना है रिमोट को जो है वो लिखा कैसे गया, आर ई एम ओ टी ई, और इसको कैसे लिखा गया है? आर को आर ही लिखा गया है। देखिए लास्ट वाला ई जो है वो भी वही लिखा हुआ है, ये वही है, ये वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब ये वाला जो ओ है, ये वाला जो टी है वो इधर आ गया है। देखिए ओ टी इधर से इधर में आ गया है, और ई एम जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए तो यहाँ पर आपका आ गया है ई एम, यानी कि ई इधर आ गया, एम इधर आ गया, बस इतना सा आपका फर्क किया गया है। यानी स्लोली में भी सेम, एस को आप वहीं रहने दीजिए, देखिए चारों में है। वाई को भी वहीं रहने दीजिए, देखिए ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, मतलब आपका ऑप्शन बी वाले के होने की संभावना ज्यादा है।
आंसर बी वाला ही होना चाहिए, पर आपको चेक करना है बीच वाले भी नंबर। तो यहाँ पर आपका LOWLY लिखा है, तो ये वाले क्या किया था हमने कि लास्ट से जो दूसरे, और यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है वो यहाँ आ गया है। तो WL देखिए यहाँ पर आया है, बिल्कुल आया है। सेम चीज LO देखिए यहाँ पर आया है, बिल्कुल आया है, यानी बी आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे मैंने लिखा है आप फिर स्लोली लिखिए, फिर उसको ऐसे ऐसे कट्टुम कट्टुम बनाइए, टाइम वेस्ट कीजिए। जब कोई काम आसानी से हो सकता है तो उसको जबरदस्ती का कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप प्रबंधक के रूप में क्या करेंगे? उससे बात करेंगे, उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। निकाल तो उसको भाई देंगे नहीं, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। सुधारने के लिए 2 सप्ताह का टाइम देंगे, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। यही ऑप्शन है जिसमें सारी चीजें बात ही कर दी गई, तो आंसर यहाँ पर पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 प्रश्न कि 60 विद्यार्थी हैं जिनकी एक कक्षा है जिसमें जहां लड़कियां लड़कों से डबल हैं। टोटल 60 है विद्यार्थी। तो लड़कियां लड़कों से डबल हैं, लड़कियों के लिए हम ऐसे फीमेल दर्शा लेते हैं, लड़कों के लिए मेल दर्शा लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लड़कियां लड़कों से डबल है, यानी अगर ये 40 होंगी जस्ट डबल, तभी तो ये 20 होंगी, क्योंकि 40 और 20 मिला करके तो ये 60 पहुंचेगा। यही यहाँ पर बात की गई है कि लड़कियां लड़कों से डबल है, मतलब अगर लड़कियां 60-40 होंगी तो लड़के 40 होंगे। आगे कह रहा है कि ए जो है एक पर्सन को वो शीर्ष से 17वें नंबर पे आता है। तो अगर ये एक लाइन खींच दें और हम ये कह दें कि ए कोई व्यक्ति है जो कि आपका, यहाँ पर हम रख देते हैं ए को, ये क्या कह रहा है ऊपर से 17वें नंबर पे आता है, ठीक। अगर ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो इसके आगे कह रहा है 9 लड़कियां जो है वो हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं टोटल। तो उसके बाद कितने लड़के होंगे? अब 9 फीमेल कैंडिडेट अगर इसके आगे बैठे हुए हैं तो फीमेल थे कितने? टोटल 40 फीमेल थे। यानी कि आपके बचे कितने फीमेल? क्या उससे हमें कोई मतलब है फीमेल से? नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें तो लड़के पूछा गया, मेल कैंडिडेट पूछा गया है। तो आगे अगर देखिए, मान लीजिए कि आप एक क्लास है जिसमें 17 नंबर की आपकी पोजीशन आती है रैंकिंग में, और आपसे आगे जो पोजीशन आ रही है उसमें 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? तो जितने बच्चे होंगे वो लड़के हो जाएंगे। तो 9 में से आप 17 का डिफरेंस निकालिए, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 8 लोग हैं जो कि आपके मेल कैंडिडेट हैं, जो कि ऊपर की रैंकिंग में आते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी। 8 कैंडिडेट अगर आपके इस 17 तक रैंकिंग में आ रहे हैं, तो बचे नीचे कितने हैं? टोटल हमें बता ही दिया 20 मेल कैंडिडेट हैं। 8 ये हो गए, तो इसके बाद आने वाले 12 ही तो कैंडिडेट हुए, तभी तो 12 और 8 मिलकर के 20 के बराबर होगा। तो यही तो कह रहा था कि उसके बाद कितने लड़के हैं, तो 12 लड़के हैं, जो कि आपका आंसर बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर मैथ देखेंगे कि अन्य से भिन्न को आपको जो है सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए NH6 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए n की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है? तो n की प्लेस वैल्यू आपकी 14 होती है। h की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो h की प्लेस वैल्यू 8 होती है। 14 और 8 में अगर आप देखिए डिफरेंस कितने का है, तो 6 का डिफरेंस होगा, जो है 6 लिखा हुआ है, ये तो सही लग रहा है। f और l में देखिए f की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ABCDEF 6 नंबर पे आता है। l की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12 नंबर पे आती है। 6 में 12 घटाएंगे तो 18 कभी नहीं आएगा, उल्टा जोड़ना पड़ेगा तब जा करके ये 18 के बराबर आएगा, तो ये तो अलग है। यहाँ पर भी देखिए क्या सीन है, x की प्लेस वैल्यू क्या होती है? XYZ, यानी 24 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्यों, कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। 24 में 17 घटाएंगे 7 के बराबर आएगा, मतलब माइनस करने पर ही आ रहा है। इसमें भी माइनस, उसमें भी माइनस, परंतु बी वाला जो ऑप्शन आप देख रहे थे उसमें माइनस नहीं हो रहा था, इसमें आपका प्लस हो रहा था, इसलिए आपका ये अन्य से भिन्न है। चलिए बढ़ते हैं हम मैथ के प्रश्नों की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 31 से आपकी मैथ आती है। देखिए हम आपको अभी रीजनिंग करा रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैथ करा रहे हैं, यानी बचा हुआ पोर्शन क्या रह जाएगा? जीके जीएस वाला पोर्शन आपका रह जाएगा, क्योंकि हम जो अहर्ता परीक्षा वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी करा चुके हैं, इंग्लिश हिंदी वाला। तो हम एक सिंगल वीडियो में जो बाकी बचे हुए जीके जीएस वाले पोर्शन है उसको जो है अलग से आपको करा देंगे। तो चलिए मैथ के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बाकी टारगेट वही हमारा चल रहा है अभी भी, 200 लाइक जैसे कंप्लीट होंगे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। परंतु इस पीडीएफ से आपको इतना कोई बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु क्योंकि समझना जरूरी है, मैथ ऐसी चीज है जो देखने से नहीं आती, समझना जरूरी है। फिर भी
पीडीएफ से रिवाइज करने में हो सकता है आपको हेल्प मिले। चलिए 31 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। सबसे पहले इसका सॉल्व कीजिए। 16 एक अन्नम 16, 17 18 19, 19/16, तो ये आपका हो जाएगा 19/16। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब जस्ट अपोजिट, तो व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा 16/19। यही पूछ रहा था, जो इसका अंतर होगा वो किसके बराबर होगा। अब 16 और 19 का आप चाहे तो एलसीएम निकाल लें, चाहे तो आप एलसीएम ना निकाल के डायरेक्ट ही 16 × 19 के रूप में इसको लिख दें। यानी हम इसे 16 × 19 के रूप में लिख सकते हैं। एलसीएम निकालने का मतलब ही गुणा है, क्योंकि 19 संख्या कटेगी नहीं। अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? 16 एक अन्नम 16, 19 को 19 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर आ जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 19 19 कट जाएगा, 16 से गुणा होगा यानी 16 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला किसका होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 19 + 16 और आपका 19 - 16, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। बटे में आपका क्या आ जाएगा? 16 × 19 जो था वो आप ऐसे ही रहने दीजिए। 19 में 16 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। 19 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 16 17 18 19 3 आएगा। बटे में आपका क्या आएगा? 16 गुणे में आपका 19। क्या ये वैल्यू किसी से कट रही है? नहीं कट रही है, तो 35 को 3 से गुणा कीजिए। 5 3 जा 15, एक हासिल जाएगा, 3 तिया 9, एक 10, यानी 105 आपका यहाँ से आएगा ऊपर। बटे में कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 16 नवैया कितना होगा? 16 नवैया नहीं, 16 × 19 कितना होगा? तो ये आएगा 304। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 105/304, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/b की पावर में x-1 आपको दे रखा है, और इसी प्रकार b/a की पावर x-3 दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए a/b तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, पावर में आपका x-1, बराबर में जो वैल्यू दे रखी है वो b/a के फॉर्म में दे रखी है। आपको क्या करना है? इधर वाला जो a/b, इसको भी वैसे बना लीजिए, यानी a/b को पलट दीजिए, यानी a को ऊपर कर लीजिए, बटे को b को जो है वो नीचे कर दीजिए। जब आप ऐसे बदलते हैं तो जो घातांक होती है वो माइनस में हो जाती है, माइनस से सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, तो x-3 की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, और 3 जो होगा प्लस का हो जाएगा, यानी 3 - x आपका ये हो जाएगा। ये चीज आपका जब अंश हर बदलते हैं तब आपका ये जो घातांक होती है वो माइनस से गुणा हो जाती है। अब यहाँ पर a/b दोनों तरफ बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया, यानी घातों को आपस में बराबर कर दीजिए, यानी x-1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 - x के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितने के बराबर होगी? -1 उधर जाकर जुड़ जाएगा 4 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आपकी यहाँ से निकल करके आ जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हो गया। 33 क्वेश्चन देखते हैं कि एक फल विक्रेता के पास कुछ जो है वो सेब थे, और वो 40% सेब बेचता है। उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो आपसे पूछ रहा है उसके पास एक्चुअल में सेब कितने थे। देखिए 40% वो सेब बेच देता है, तब उसके पास कह रहा है 420 सेब बचते हैं। तो मतलब कहने का है बेचने वाले नहीं, बचने वाले कितने होंगे? 40% में 100% में घटाएंगे मतलब 60%। तो 60% जो है सेब उसके पास है, पर उस सेब की वैल्यू आपको 420 के बराबर दे रखी है। तो 60% की वैल्यू अगर 420 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 420 बटे में आपका जो है वो 60। और चाहे तो इसे सॉल्व कर ले, 0 से 0 काट देंगे, 6 का नम 6, 6 7 जा 42, 7 आएगा यहाँ से। अब ये जो 7 यहाँ से निकल करके आया, प्रश्न में पूछ क्या रहा है? प्रश्न में कह रहा है उसके पास पहले कितने सेब, यानी पूरे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए 7 में सीधे सीधे 100 से जो है वो गुणा कर दीजिए, तो 700 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका 700 सेब आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न है आपका 1/27, इससे वही अनुपात है जो कि 3/11 का इससे है। तो भिन्न मान लेते हैं हम x बटे में आपका y है, और इसका अनुपात कह रहा है वही है 1/27 से, जो अनुपात बराबर किसके है? 3/11 का 5/9 से। यही बात कही गई है बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे।
आपको पता है जब बटे के बटे में होता है तो नीचे नीचे गुणा हो जाता है, ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, ठीक। एक्स को 1 से नहीं गुणा करना है, एक्स को 27 से गुणा करना है, यानी अगले स्टेप में क्या आएगा 27, और 27 को एक्स से गुणा करेंगे नहीं 27 एक्स बटे में क्या आएगा वाई बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे नीचे नीचे गुणा 11 गुणे 5 और ऊपर ऊपर गुणा यानी 9 को 3 से, तो 27 बटे 55, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27 बटे में आपका 55। अब यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, कट गया, तो x बटे वाई की वैल्यू क्या आ गई, x बटे वाई की वैल्यू आ गई आपकी 1/55। यही चीज प्रश्न में आपसे जो है वो पूछी गई थी, आंसर क्या हो जाएगा 1/55। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण ब्याज की दर 10% से कह रहा है बढ़ करके 12.5 हो जाती है, कितनी बड़ी है 2.5% बढ़ी है, 2.5% जो है वो बढ़ी है, और कह रहा है जब ये बढ़ती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, यानी जो 2.5% की वैल्यू है ये आपको किसके बराबर दे रखी है, ये आपको दे रखी है 1250 के बराबर, यही बात कह रहे हैं। और कह रहा है कि तो उसका मूलधन कितना था, तो सीधे सीधे 100% की वैल्यू पूछी गई है। मैंने आपको बताया कि एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1250 बटे ढाई, और 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1250 तो बटे में आपका 2.5% और गुणे में आपका जो है वो 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए दशमलव हटाएंगे, जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 सेकंड में 25, 25 चौके 100, जीरो, 40 को इधर गुणा करेंगे, 125 गुणे 4 मतलब 500, और 2 जीरो और लग जाएंगे मतलब 50,000, यानी आंसर क्या आ जाएगा 50,000 आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग में चारों जो भुजाएं होती है ना उनका टोटल होता है, यानी 4a होता है। तो वही कह रहा है वृत्त की जो परिधि है यानी कि 2 पाई आर, ये आपसे कह रहा है कि ये वर्ग की परिधि यानी कि 4a इसके जो है वो बराबर है, ठीक। फिर कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कलर बदल देते हैं थोड़ा आपको, ठीक, एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज इसलिए कर दिया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट करते रहें। तो यहाँ पर अगर देखिए तो एक वृत्त की परिधि के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है यार, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद वृत्त के बाद वर्ग का क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि भुजा गुणे भुजा यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि आपका ए स्क्वायर। इनका रेशियो आपसे पूछा गया है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि आप यहाँ रख लें। यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालेंगे, ये जो 4 देख रहे हैं इस 2 पाई आर के बटे में आ जाएगा, यानी 2 पाई आर और बटे में आपका कितना आ जाएगा 4। ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब इस ए की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम काट भी तो सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसको हम काट देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी पाई आर बटे 2 आएगा। तो हम इसको सीधे सीधे लिख दे रहे हैं पाई आर बटे में 2। ये हमने केवल कितना काम किया है, इस 2 से काट दिया है इस 4 को। अब ए की वैल्यू जो पाई आर बटे 2 आई वो यहाँ पर रख दीजिए, देखिए पाई आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में आपको ए स्क्वायर लिखा हुआ है यानी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये बात कही गई है। और ये जो बीच में बटे देख रहे हैं ये मेन वाला बटे है, ये वाला जो वैल्यू है ये आपने अलग से यहाँ पर क्षेत्रफल जो पूछा गया वो है। अब यहाँ पर देखिए कटेगा क्या, स्क्वायर से, देखिए आर स्क्वायर वहां भी आर स्क्वायर यहाँ वहां भी है, तो ये पूरा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा। यहाँ पर आपका पाई है एक, यहाँ पर 2 पाई है तो एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल और केवल आपका पाई बचा, पाई नहीं एक बचा, क्योंकि ये तो पूरा कट गया, स्क्वायर वाला तो नीचे था, तो ऊपर क्या बचा आपका केवल एक बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया ऊपर एक। बटे में क्या बचा, यहाँ पर पाई बचा तो हमने लिख दिया पाई, और बटे में उसके क्या बचा, तो बटा आपका 4, ठीक। अब 4 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4/पाई आपका ये वैल्यू हो जाएगी।
इसको हम रख करके क्या लिख सकते हैं, 4 बटे में आपका पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से है नहीं, तो 4 बटे में 22 और 22 बटे 7 होता है पाई की वैल्यू, 7 ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 7 से गुणा, 7 चक्कू कितना होता है 28 होता है, यानी 28 बटे में आपका 22। अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 28 काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 14:11। सी वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना था, जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अगर आपको कठिन लग रहा है तो आपने समझने में कहीं न कहीं गलती की है, दोबारा देख लीजिएगा। केवल हमने क्या किया है, यहाँ से वैल्यू रख करके इसमें रख करके केवल सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन जो है वो घन सेंटीमीटर में कितना होगा जिसके विकर्ण आपको दे रखे हैं। अब घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है भुजा रूट थ्री। अब भुजा रूट थ्री जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर घन का विकर्ण प्रश्न में ऑलरेडी 4 रूट थ्री दे रखा है, तो 4 रूट थ्री हम यहाँ रख देते हैं और ये बराबर किसके हो जाएगा, भुजा रूट थ्री के। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये वाला रूट थ्री से ये वाला रूट थ्री तो कट जाएगा, तो भुजा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यहाँ से आपको भुजा की वैल्यू पता चल गई। पर भुजा जो वैल्यू है, ये सब सेंटीमीटर वगैरह लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको तो आंसर से मतलब है, पर बात बता रहे हैं हम। तो भुजा जो आपका है यहाँ पर 4 हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था, घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो बस क्यूब कर दीजिए इसका, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, आपका 64 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर 64 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 38। 38 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स माइनस वन इसके गुणनखंडों में से आपसे पूछा गया है कौन इनमें से एक है। यहाँ पर अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन दे रखा है, इसी को ही आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वन का क्यूब, और यहाँ पर जो माइनस एक्स माइनस वन है उसको आप ऐसे रहने दीजिए। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू वन यानी एक्स, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस वन, और माइनस में एक्स माइनस वन था वो आपका ऐसे रहने दीजिए। एक्स प्लस वन यहाँ पर आप ऐसे रखिए, ब्रैकेट को खोल लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये वाला ब्रैकेट माइनस खोलेंगे तो अंदर वैल्यू वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी माइनस एक्स और ये प्लस का आपका वन हो जाएगा। क्या इसमें कोई वैल्यू कट रही है, एक्स एक्स जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, एक और एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ भी वैल्यू नहीं कट रही है, तो एक्स प्लस वन को ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का आपका 2 इस तरीके से आ रहा है। देखिए गुणनखंड लगभग हो गया, अब आगे गुणनखंड होगा भी नहीं क्योंकि 2 से गुणा करके है। तो यहाँ पर x प्लस वन ऑप्शन में है भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर यहाँ पर जो है वो होगा। इस तरीके से ही आपका आंसर में कोई भी गुणनखंड इसके जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो, इसका मूल क्या होगा। मूल का मतलब वही है कि x की वैल्यू अगर आप निकालिए तो क्या निकली, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस 4 उधर जाएगा तो आपका जाकर के 4 हो जाएगा। पर एक्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो उधर जाकर के अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में जब आपका 4 से बाहर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दो दोनों में आएगी, यानी प्लस टू भी आएगा माइनस टू भी आएगा। आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक जो वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है आपका 3x प्लस वाई बराबर 5, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ऑब्जेक्शन भी हुआ था, किसी ने माइनस टू प्लस टू में प्लस टू को ऑब्जेक्शन किया था, परंतु लास्ट में आंसर इनमें से एक से अधिक ही जो है वो माना गया था फाइनल आंसर की में। तो हम फाइनल आंसर की, क्योंकि इसमें बिहार में एक तो प्रोविजनल आंसर की जा रही होती है, फिर सेकंड प्रोविजनल आंसर की जा रही होती है, फिर फाइनल आंसर की जा रही होती है, इस तरीके से चलता है। तो हम जो आंसर आपको यहाँ पर बताएंगे वो साथ साथ वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आपके फाइनल आंसर की में क्या दिया गया था आंसर, तो इनमें से एक से अधिक आंसर जो है वो दिया गया था। अगला है 3x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आप देखिए 3x प्लस वाई बराबर 5 जो वैल्यू दे रखी है, इसको आप
या तो ये भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख करके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप 3 बना करके भी कर सकते हैं। देखिए 3x प्लस वाई और बराबर में आपका 5। यहाँ पर देखिए x के नीचे x रखिए, माइनस का y रखिए और बराबर में आपका 3। इस चाहे तो सीधे सीधे y को आप काट सकते हैं। दूसरा तरीका है, इस x को भी आप 3x बना लीजिए, दोनों तरीके से। तो आप ना अगर कुछ मल्टीप्लाइड करें तो यहाँ पर आप क्या करिए, प्लस चिन्ह आपके बदल जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपका जोड़ दीजिए दोनों को, क्योंकि घटाएंगे तभी चिन्ह बदलेंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, तभी y से y कटेगा। तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका y से y कट जाएगा, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आएगी, तो 2 निकल के आएगी। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8। x की वैल्यू 2 निकल करके आ गई, तो इसको उठा करके आप इसमें रख दीजिए, x माइनस वाई वाले में। तो 2 माइनस वाई बराबर आपका 3। y की वैल्यू निकालिए, y को उधर ले जाइए। हाँ, y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को उधर ले आइए तो ये माइनस का है, माइनस का हो जाएगा ना, 3 प्लस का है अभी, तो उधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का वैल्यू निकल कर आएगी, माइनस का 1। तो आंसर देखिए माइनस वाला ये है, और 2 वाले वैल्यू, यानी पहला ऑप्शन जो देख रहा है ये आपका यहाँ पर सही होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अगला कह रहा है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या के वर्ग के लिए लास्ट का इकाई अंक देखिए। आपको 1 देखने को मिले, 4 देखने को मिले, 9 देखने को मिले, 6 देखने को मिले, 5 देखने को मिले, अगर इकाई अंक, तो मतलब वो वर्ग संख्या जो है आपकी होगी। परंतु यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक, 5 भी है, 7 आपको क्या इनमें कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं। तो ये वो संख्या होगी जो कि आपकी वर्ग नहीं हो सकती है। बस यही चीज़ आपसे प्रश्न में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1.5 x की वैल्यू 0.04 y है, तो इसका मान क्या होगा? यहाँ से आप वैल्यू निकालिए। तो x की अगर इसको निकालेंगे तो 1.5 x बराबर में 0.04 y आपका है, दे रखा है। x बराबर में y को इधर कर लीजिए, बटे में y बराबर में क्या आ जाएगा, 1.5 बटे में क्या आ जाएगा, 0.04। अब आपको ऊपर नीचे क्या करना है, दशमलव के बाद नंबर बराबर कर लेने हैं। तो दशमलव से दशमलव को उड़ा दीजिए, और जितने नंबर है उसको बराबर उतने जीरो लगा लीजिए। ऐसे में आपका ये बराबर हो गया, तो 150/4 हो गया। अब 150/4 क्या वैल्यू कटेगी किसी से? तो आप देखेंगे ये, अच्छा एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया कि y के साथ वाली वैल्यू जो है वो उधर ही रहेगी, यानी 100, ये 1.5 वाली जो वैल्यू है बटे में आएगी। ये 150/4 नहीं आएगा, 4/150 आएगा। इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, 4/150 आएगा, क्योंकि ये जो 1.5 वाली वैल्यू है ना, इस इधर बटे में आएगी। ठीक है, तो 4/150 आ गया। अब इसको काट लीजिए, तो किससे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 150 का आधा कितना, तो 75, 2/75 आया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। अभी 2 और 75 को यहाँ रख दीजिए। y माइनस x है, 75 में से 2 घटाएंगे, तो 75 में 2 घटाएंगे तो 73 हो जाएगा, और दोनों में जोड़ देंगे 75 2, यानी कि 76 77 77 हो जाएगा। तो 73/77 बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। अगला क्वेश्चन 43 है पॉइंट वाला, कि 0.204 गुणे 42 इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, और बटे में 0.07 गुणे 3.4, इसका मान क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए तो जितने दशमलव ऊपर हैं, दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, यहाँ पर देखिए कितने, 1 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, मतलब दशमलव से सारे दशमलव को भैया उड़ा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं आपकी बराबर है। बचाएगा क्या, 204 ऊपर बचेगा, गुणे में 42 बचेगा, बटे में आपका 7 बचेगा, गुणे में आपका 34 बचेगा, और साथ में आपका अंडर रूट भी बचेगा। अब इसको काट लीजिए, किससे कटेगा, 7 से काटिए, 7 वन जा 7, 7 6 जा 42, 6 से 34 कटेगा नहीं, क्योंकि 36 होता है, तो आप इसे 2 से काट लीजिए, 2 तियाँ 6, और 34 को काटेंगे तो 2 एकम 2, और 1 इधर जाएगा तो 2 सत्ते 14। 17 से क्या 204 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 17 एकम 17, यहाँ पर आपका 17 एकम 17, 18 19 20 3 बचेगा, 17 दूना 34। तो इस तरीके से आपका 12 बार में जाएगा, 12 और 3 बचा है गुणा में, यानी अंडर रूट में क्या बचा, 12 गुणे 3, 12 तियाँ कितना होता है, 36 होता है।
अंडर रूट का 36 और 36 को जब बाहर निकालेंगे तो 6 बचेगा। आंसर यहाँ पर 6 आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि y का x% 100 के बराबर है, y का क्या कह रहा है x%, तो y गुणे x बटे में आपका 100 और किसके बराबर है 100 के बराबर है, तो 100 के बराबर आपने रख दिया। इसी प्रकार z का y% यानी y बटे 100 किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपका 200 के बराबर, तो हमने 200 के बराबर रख दिया। तो क्या कह रहा है x और z के बीच संबंध बताइए। देखिए ये वाली जो 200 वैल्यू, आप क्या करिए y वाली जो वैल्यू है इसको और यहाँ वाली वैल्यू कंपैरिजन अगर करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 100 गुणे 100 200 होगा, यहाँ पर 100 गुणे 100 के अलावा 2 मल्टीप्लाइड में होगा, तब जाकर के ये इसके बराबर होगा। नहीं, वैल्यू 2x के बराबर होगी, यानी आंसर यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। जिसको ये चीज डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही है रख करके देख लीजिए। यानी यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 स्क्वायर और बटे में आपका क्या आ जाएगा y आ जाएगा, यानी कि बटे में y। इसको इसी प्रकार निकालिए। इसमें क्या आएगा, y को वैसे रखे रहने दीजिए, 100 को 200 से गुणा कीजिए, 100 गुणे और 200 का क्या कर लीजिए, 2 गुणे 100 कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। 100 और गुणे में आपका 2, तो 100 गुणे 2 200 ही तो होता है, ठीक। और बटे में आपका z आ जाएगा। प्रश्न में यही पूछ रहा था x और z में संबंध पूछा गया ना, तो आप इस z को इधर रखिए, यहाँ पर y को रखिए, यहाँ z को रखिए, ठीक। x और z में आपसे संबंध पूछ रहा था, तो यहाँ पर देखिए z y x y सेम है। यहाँ क्या है 100 गुणे 100 है, यहाँ भी 100 गुणे 100 ही है, परंतु यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा है वो इसके जस्ट डबल को ही तो दर्शा रहा है, वही चीज हमने स्टार्टिंग में आपको बताई। तो यहाँ पर जो z है वो 2x के बराबर है, यानी z की वैल्यू जो है वो दुगने के बराबर है, वही ये जो 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, अगर वो नहीं याद है तो आपको इस प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसको आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का √3/2 इंटू जो है आपका भुजा। बाकी इसको बिना फॉर्मूला के करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइट आपको दे रखी है, परंतु सीधे क्षेत्रफल पूछा है तो थोड़ा सा वैसे दिक्कत हो सकती है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। ऊंचाई का मान आपको 10 दे रखा है, ऊंचाई की जगह 10 रख दीजिए। √3/2 √3/2 इंटू भुजा, तो आपका भुजा। अब यहाँ से आप भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इस 2 को उधर गुणा कर दीजिए, 20 हो जाएगा और बटे में √3 आ जाएगा, यानी भुजा की वैल्यू आपकी क्या निकल करके आ गई 20 बटे में आपका √3। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो √3/4 है इसको ऐसे रहने दीजिए। भुजा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो भुजा की आपकी वैल्यू निकाल रखी है आपने 20 बटे √3। यहाँ पर स्क्वायर भी है, यानी 20 बटे √3 और गुणे में आपका 20 बटे √3। यही बात यहाँ पर कही गई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 तो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 5 जा 20 बार में जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 बटे √3 आपका आंसर यहाँ से आएगा। क्या आएगा 100 बटे में आपका √3, जो कि आपको ऑप्शन में किस में दे रखा है, सी वाले आपको ऑप्शन में दे रखा है। अगला 46 प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पद है, एक पद देखिए साफ साफ दिख रहा है 4x² है, जिसमें एक पद है वो एक पद हो जाएगा, ये दो है द्विपद है, ये देखिए त्रिपद है। तो ये बस जो पद जितने होते हैं ना उसी को गिन करके डायरेक्ट आप बता सकते हैं। 46 प्रश्न हो गया, देखते हैं अगला 47। 47 प्रश्न यहाँ से अब साइंस स्टार्ट हो रही, मतलब हमारे मैथ के सारे प्रश्न आपके समाप्त हुए। रीजनिंग भी हमने स्टार्टिंग में करा दी, सारे समाप्त हुए। और ये जीके जीएस वाला साइंस वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये एक वीडियो में हम आपको पूरा जो है वो करा देंगे। फिर भी कोई प्रश्न नहीं समझ में आया कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 51 नंबर वाला, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों
तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। 51 प्रश्न आपके लिए है, इनमें से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल है, हेक्सेनॉल है, एथेनॉल है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।